नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 11 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 10 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है इसको हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है, चैत्य भूमि। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि ये समाधि स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, मुंबई में स्थित है। और यहाँ पर बात हुई है बाबा साहब की समाधि की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1956 को। कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। तो देखो दोस्तों, अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। और इंदौर का एक कस्बा है महू कस्बा। ठीक है, महू कस्बे में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो महू कस्बा है इसको अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको अंबेडकर नगर कहा जाता है। तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों फटाफट से अपना आंसर लगाएं। तो देखिए दोस्तों, बैन गंगा और पैन गंगा सोच के जो है बच्चे गंगा पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये बैन गंगा और पैन गंगा जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपके लिए, तो इसका भी आंसर लगाएं फटाफट से। कह रहे कि पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचगंगा और दूधगंगा ये जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। बैन गंगा और पैन गंगा यदि पूछे तो गोदावरी की, और पंचगंगा और दूधगंगा यदि पूछे तो कृष्णा नदी की। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कृष्णा नदी की, तो जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ से ये कृष्णा नदी निकलती है। और कृष्णा नदी गिरती कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यदि हम बात करें कृष्णा नदी की टोटल लंबाई की, तो 1400 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। कितनी, 1400 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की टोटल लंबाई है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता यानी कि प्योरिटी ऑफ मेटल का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है इसके माध्यम से हम धातु का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ मेटल, ठीक है, तो धातु का घनत्व यानी कि डेंसिटी पता कर सकते हैं। और जो कोई धातु है उसकी यदि हम डेंसिटी पता कर लेते हैं तो उसकी शुद्धता का पता किया जा सकता है। ठीक है। और इसका प्रयोग जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग सोने की शुद्धता की जांच करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों, ये बुक्सा बाग परियोजना है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। ठीक है। और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये नदी निकलती है।
और ये कहाँ पर जाके गिर जाती है, तो ये जो नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पर, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसकी हम टोटल लंबाई की यदि बात करें तो इस नदी की टोटल लंबाई जो है ये है 1312 किलोमीटर। कितनी टोटल लंबाई है, 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इस लंबाई में से केवल 1077 किलोमीटर, कितना, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भाग इसका कहाँ पर प्रभावित होता है, मध्य प्रदेश में प्रभावित होता है। ठीक है, मैंने आपको सारी डिटेल भी बता दी है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है और मध्य प्रदेश में ये कितनी बहती है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिर जाती है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? कौन सा ऐसा ऐप है जिसने सबसे जल्दी 50 मिलियन डाउनलोड पूरे किए हैं? तो उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और आरोग्य सेतु के बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। ये जो ऐप है ये कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये जो ऐप है ये ब्लूटूथ लोकेशन तथा मोबाइल नंबर की मदद से चेक करता है कि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कितने पास में हैं। और इसमें जो है कोरोना वायरस से बचने के टिप्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो ऐप है ये समय समय पर हमें अलर्ट भी भेजता रहता है कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अधिकतम कितने साल की सजा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पर बात हुई है अधिकतम की, तो अधिकतम 7 साल के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में महामारी कानून 1897, ठीक है, महामारी कानून 1897 के तहत ये अध्यादेश जारी किया है। इसके अनुसार डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना अब गैर जमानतीय अपराध माना जाएगा। इसमें जो है 3 साल से अधिकतम 7 साल तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मी अपना काम आसानी से बिना किसी परेशानी के कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो देखो दोस्तों, जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो स्मॉल जी है, इसका मान जो है पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 45 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल, ठीक है, इन दो जगहों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का प्रमाणिक मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ पर, 45 डिग्री अक्षांश पर और समुद्री तल पर, इन दो जगहों की बात हो रही है। बाकी अन्य स्थानों पर स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है स्मॉल जी का नाम। ठीक है, तो ये दो फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और आपको यहाँ से एक और फैक्ट याद रखना है कि जो पिंगली वेंकैया हैं, इन्होंने जिस तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था उस पर जो है चक्र के स्थान पर चरखा था। ठीक है, उस पर जो है चक्र के स्थान पर ये जो अशोक चक्र लगा है इसके स्थान पर पहले क्या था? तो गांधी जी का चरखा था, और इसी का डिज़ाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है। कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेता है, तो अभी क्या पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नंबर 13 क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी का 35वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो फटाफट से अपना आंसर लगाएं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो चलिए, जो एनसीआरबी है इसका 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो एनसीआरबी है ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को। कब?
11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया था कोलकाता में। और कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, तो 35वां स्थापना दिवस मनाया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कठिन हो सकता है। विश्व जिगर दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका भी आंसर लगाएं आप। तो चलिए दोस्तों, जो विश्व जिगर दिवस है ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, जो लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, जो लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो जो अशरफ गनी हैं ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं अफगानिस्तान के। कहाँ के, अफगानिस्तान के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। और अफगानिस्तान की यदि हम मुद्रा की बात करें कि इसकी मुद्रा क्या है, तो अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो दोस्तों ये जो पीपली घाट दर्रा है ये अरावली पर्वत भाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, खैबर दर्रा किन दो देशों की सीमा के बीच में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस खैबर दर्रे से एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि आर्य भारत किस दर्रे से होकर आए थे। तो जो आर्य भारत आए थे वो खैबर दर्रे से ही होकर आए थे। कहाँ से, खैबर दर्रे से ही होकर आए थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर लगाएं, फिर मैं बताऊंगा। देखिए आंसर लगाएं ज़रूर, मैंने यहाँ पर हिंट भी दे दी है, फोटो भी लगा दी है, अब तो आंसर लगा दो भैया। तो देखो दोस्तों, जो गोल्फ की बॉल होती है, ठीक है, जो गोल्फ की बॉल होती है और बॉल के स्टैंड को, बॉल का जो स्टैंड होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको टी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो गोल्फ है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो जो गोल्फ है ये स्कॉटलैंड का, कहाँ का, ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो देखो दोस्तों, खेल क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, और इनको ये भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको ये भारत रत्न दिया गया था 2014 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन, उजला सोना किसे कहा जाता है। तो उजला सोना कहा जाता है कपास को। किसको, कपास को कहा जाता है। और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो सफ़ेद या फिर उजला सोना किसको कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला की सिफारिश किस समिति ने की थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू किया गया है और इस फार्मूले का जो है विरोध भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस फार्मूले की सिफारिश किसने की थी, किस समिति ने की थी। तो कोठारी समिति ने जो है इस फार्मूले की सिफारिश की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें जो है 3 बिंदु थे। ठीक है, पहला बिंदु था कि स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जा रही है वो क्या होगी, वो या तो मातृभाषा होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है, इसमें इसका दूसरा बिंदु था कि जो हिंदी भाषाई राज्य हैं उनमें दूसरी भाषा या तो कोई आधुनिक भाषा होगी या फिर अंग्रेजी होगी। ठीक है, और तीसरा बिंदु था कि जो हिंदी भाषाई राज्य हैं उनमें तीसरी भाषा या तो अंग्रेजी होगी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ठीक है, जो कि दूसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ी जा रही हो। तो मैं आसान भाषा में आपको बता दूं, 3 बिंदु थे। पहला बिंदु था कि जो आपकी पहली भाषा होगी वो आपकी मातृभाषा में होगी। ठीक है, मातृभाषा में या फिर जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें होगी। ठीक है,
और जो दूसरा बिंदु था इसमें कहा गया था कि आप इंडिया की कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज चूज़ करें या फिर अंग्रेजी चूज़ करें, ठीक है। और तीसरा जो बिंदु था इसमें कहा गया था कि या तो आप यहाँ पर अंग्रेजी चूज़ करें या फिर इंडिया की कोई मॉडर्न लैंग्वेज चूज़ करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि और यहाँ तीसरे बिंदु में आप इन दो में से वही लैंग्वेज ले सकते हैं जो कि आपने यहाँ दूसरी लैंग्वेज के रूप में नहीं ली हो, ठीक है। तो ये 3 बिंदु बताए गए थे, तो आपको तो केवल ये याद रखना है कि इसकी सिफारिश किसने की थी, तो कोठारी समिति ने जो है इसकी सिफारिश की थी। बाकी इतना डिटेल नहीं पूछेगा, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाना खाने के बाद कौन सा तत्व सबसे पहले मुंह में ही पच जाता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है कि जो मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं 1902 में। कब? 1902 में टॉमस रैले, यहाँ पर आपको याद रखना है टॉमस रैले, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था टॉमस रैले की अध्यक्षता में। और 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। यदि आपसे पूछे कि विश्वविद्यालय आयोग जो है कब गठित किया गया था, तो आप कहेंगे 1902 में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो टॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप कहेंगे 1904 में पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक दी थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों दी थिन माइंड मैप बुक जो है ये हाल ही में लॉन्च की गई है और उस बुक के राइटर का नाम है धर्मेंद्र राय, ठीक है। ये धर्मेंद्र राय की फ़ोटोज़ है। और देखो दोस्तों जो धर्मेंद्र राय हैं ये माइंड मैपिंग करने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, ठीक है। धर्मेंद्र राय ने इस पुस्तक में बताया है कि आप भी अपने माइंड को कैसे मैप कर सकते हैं, आप अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं, ये जो है इस पुस्तक में बताया है धर्मेंद्र राय ने, तो आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमने मॉडल पेपर नंबर 10 में पूछा था और इस क्वेश्चन से मैंने 3 फैक्ट बताए थे, ठीक है। एक तो यही बताया था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको फैक्ट बताया था कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तीसरा मैंने आपको फैक्ट बताया था कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है, मैं भी देखूं कि मेरे स्टूडेंट जो हैं कितने ध्यान से मेरे वीडियोस को देखते हैं और कितना याद रखते हैं, ठीक है। तो किन किन को ये फैक्ट याद हैं वो इन 3 फैक्टों को कमेंट करें और उसके साथ में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट करना है। हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा परिवार है फ्री एजुकेशन परिवार, इसको जो है लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो इससे जो है एक फीलिंग आती है, अपनत्वता की भावना आती है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी कमेंट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें। जो भी आपके मोबाइल में या व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो मॉडल पेपर की अपनी सीरीज चल रही है उसके कंटिन्यू पार्ट आते रहते हैं। तो यदि आप एक साथ सारे पार्ट देखना चाहें तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं।
या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर भी हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी नीचे, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इनको ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।